लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था स्ट्रिंग वेव्स के बारे में कि दो केस होते हैं जब भी आप एक स्ट्रिंग के ऊपर स्टैंडिंग वेव बनाना चाहते हो। स्टैंडिंग वेव हमने किसको कहा था? स्टैंडिंग वेव सिंपली एक ऐसी वेव थी जो एनर्जी का प्रोपगेशन किसी एक डायरेक्शन में नहीं करती है, यानी कि नेट एनर्जी का फ्लो क्या रहता है? जीरो रहता है। जितनी एनर्जी लेफ्ट में ट्रेवल कर रही होती है उतनी एनर्जी राइट में ट्रेवल कर रही होती है। स्टैंडिंग वेव हमने बनाई कैसे थी? तो बोला गया कि अगर आप इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ, इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ एक स्ट्रिंग के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव्स को सुपर इम्पोज कर दो, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दो, तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो सकती है। लेकिन हमें यह पता चला कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हर एक फ्रीक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव नहीं बन जाएगी। कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही होंगी ऑसिलेशन की जब स्टैंडिंग वेव बन सकती है, यानी कि एनर्जी एक पर्टिकुलर पोर्शन में स्टोर्ड रह सकती है, वो फ्लो नहीं करेगी। तो उसके लिए हमने दो केसेस देखे थे। पहला हमने देखा था स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, यानी रस्सी अगर दोनों कोनों पे बांधी गई है, ठीक है ना, तो उसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो सकती है। और हमें वहां से केसेस से पता लगा था कि अगर आपकी स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे बंधी हुई है तो आप जनरल जो फ्रीक्वेंसी उस स्ट्रिंग के ऊपर लगा सकते हो वो आई थी NV/2L, जहां पे V क्या थी? V थी आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग, और V की वैल्यू क्या हुआ करती थी? V की वैल्यू हुआ करती थी अंडर रूट, लिख क्यों नहीं पा रहा है, मिट क्यों जा रहा है? V की वैल्यू हुआ करती थी, अरे जहां V जो है वेलोसिटी ऑफ वेव वो आती थी अंडर रूट T/μ, ठीक है ना। तो हमें ये पता लगा था कि जनरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन n, जहां पे कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 5, जनरल फ्रीक्वेंसी जो आई थी वो आई थी NV/2L, या उसे हमने लिखा था NF0, जहां F0 हुआ करती थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या जिसे हम कहते थे फर्स्ट हार्मोनिक। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगा था वो यही था कि अगर आपकी स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे बंधी हुई है तो फिर आपको सारे हार्मोनिक मिलते हैं और सारे ओवरटोन्स भी मिलते हैं, ठीक है ना। nth हार्मोनिक को हमने कह दिया था n-1th ओवरटोन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, स्ट्रिंग अगर कनेक्टेड है एट वन एंड, मान लो कि आपकी स्ट्रिंग सिर्फ एक ही एंड पे कनेक्टेड है, तो फिर क्या होगा? उस केस में हमने देखा था कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही थी उसके सिर्फ ऑड मल्टीपल ही हमें क्या थे? मिल रहे थे। आपको इवन मल्टीपल ऑसिलेशन के टाइम पे नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। इवन मल्टीपल हमें उस टाइम पे नहीं मिल रहा था, सिर्फ क्या मिल रहा था? ऑड मल्टीपल मिल रहा था। तो जनरल फॉर्मूला जो आया था फ्रीक्वेंसी का वो आ गया था हमारे पास 2n-v/4l, जहां n सारी वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5 6। यहां हमें पता लगा था कि अगर स्ट्रिंग सिर्फ एक एंड पे बंधी हुई है तो आपको सारे ओवरटोन मिलते हैं लेकिन सिर्फ आपको ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। क्लियर है क्या? किसी को यहां तक कोई डाउट है? बोलो, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो चलो इसी पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मान लो कि आपकी स्ट्रिंग है जिसके ऊपर हम स्टैंडिंग वेव बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसका म्यू दिया हुआ है हमें जो है 100 ग्राम पर मीटर, और इसकी म्यू हमें दे दिया गया है, टेंशन इसके अंदर हमें दे दिया गया है 10 न्यूटन, ठीक है ना। तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स पॉसिबल। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पॉसिबल है, ठीक है ना, यूजिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क, यूजिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क। समझ आई क्या बात? यहां आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ ले लेता हूं मैं 50 सेंटीमीटर। बताओ भाई।
हाँ भाई, तो बड़ा ही साधारण सा सवाल था, आंसर मिल गया होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि v की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी अंडर रूट टी बाई म्यू। तो टेंशन 10 है, म्यू को केजी में बदलोगे तो ये 0.1 आ जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जनरल जो मिलती है वो आपको मिलती है एन वी बाई 12, है कि नहीं। एन की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी इंटीजर। तो बस मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, एन इंटू 10 बाई 2 इंटू लेंथ 0.5 मीटर है आपकी, यानी कि 10n हमारा आंसर आ गया। तो जो फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं वो हैं 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज एंड सो ऑन। सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी की आप स्टैंडिंग वेव बना सकते हो। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता कि बताओ इस स्ट्रिंग के अंदर क्या मैं 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव बना सकता हूं, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाता, नहीं, आप नहीं बना सकते। क्लियर है? ठीक है, और देखो, तो क्वेश्चन है अ स्ट्रिंग जिसका म्यू आपको दिया गया है 100 ग्राम पर मीटर और टेंशन दिया गया है आपको 10 न्यूटन। ठीक है, इज यूज्ड वंस फिक्स्ड एट both ends and then fixed at one end। तो आपको बताना है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी of oscillation of standing wave in third overtone। ठीक है ना, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो आपको लेनी है वो वही 50 सेंटीमीटर ले लेनी है। बताओ। ठीक है भाई, हो गया क्या, साधारण सा सवाल था। तो पहले बोथ एंड्स पे बांधनी है, फिर वन एंड पे बांधनी है। जब बोथ एंड्स पे बांधोगे तब थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या हुआ, थर्ड ओवरटोन का मतलब हुआ फोर्थ हार्मोनिक। अरे है कि नहीं, थर्ड ओवरटोन का मतलब हुआ फोर्थ हार्मोनिक। लेकिन जब आप वन एंड पे बांधोगे तो थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या हुआ, थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या हुआ, सेवेंथ हार्मोनिक। कैसे किया मैंने, क्योंकि हमें पता है कि एनएथ ओवरटोन ये होता है 2n माइनस वन एथ हार्मोनिक। समझ आ रहा है कि नहीं, यही होता है ना, कि कुछ गड़बड़ हुई। प्लस होता है क्या, एक सेकंड चेक कर लो फॉर्मूले में, प्लस, ओके। क्या होता है, प्लस होता है। जैसे मैं बोलूं कि फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, तो वो थर्ड हार्मोनिक होगा, बिल्कुल सही बात है। प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 7, तभी तो 7 हो रहा है, या माइनस होगा,
कितना सा कंफ्यूजन हो गया। प्लस ही होगा। अरे प्लस ही तो होगा, ऊपर हमने क्या माइनस लिखा है क्या? क्या आया था हमारे पास? जनरल 2n-1, इसमें nth ओवरटोन लिया है हमने, ठीक है ना। जैसे थर्ड ओवरटोन चाहिए तो फिफ्थ हार्मोनिक, नहीं, प्लस होना चाहिए फॉर्मूले में। ठीक है, तो फॉर्मूले में करेक्शन करना पड़ेगा, प्लस होगा। ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना हम, तो प्लस आना चाहिए वहां पे, तभी तो होगा। थर्ड हार्मोनिक होता था क्या? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट हार्मोनिक तो होता ही नहीं है ना ओवरटोन, तो यहाँ पे कौन सा हार्मोनिक होगा? सेवेंथ हार्मोनिक, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब बस आपको क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो F1/F2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 4V/12 अपॉन 7V/4L। तो ये हुआ हमारे पास 4/7 इंटू 2, यानी कि 8:7। तो वहां पे शायद गलत लिख लिया था, तो उसे करेक्ट कर लो। ठीक है ना, 2n+1 हार्मोनिक हो जाता है वो, अगर वो nth ओवरटोन है तो। अरे क्लियर है, किसी को कोई डाउट? नहीं होना चाहिए। ढेर सारे सवाल करने हैं हमें ताकि प्रैक्टिस हो सके। ये लीजिए अगला सवाल। ठीक है, तो इस तरह से दो ब्लॉक्स हैं जो 9 kg के हैं ईच। ठीक है ना, इनके अंदर आपको स्ट्रिंग बनानी है। यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट करनी है, ए और बी बोल देता हूं मैं। टू क्रिएट स्टैंडिंग वेव, एक सेकंड में दिखाता हूं पिछला सॉल्यूशन। टू क्रिएट स्टैंडिंग वेव बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, such that string oscillates with two loops and node at center। ठीक है ना, तो आपको बताना है what should be the frequency of oscillation। what should be the frequency of oscillation। और आपको ये बताया गया है कि जो लेंथ है, लेंथ ए बी जो है वो आपका 1.5 मीटर है, और मास जो है ए बी लेंथ का वो आपका 12 ग्राम है। बताइए, डेटा लिख लिया सबने? ये देख लो भाई, जिनको प्रीवियस सॉल्यूशन देखना है। हाँ भाई, तो दो लूप्स में ऑसिलेट करना है और सेंटर पे नोड बनना चाहिए।
तो यहां तो नोड बनना चाहिए, और दो लूप्स में ऑसिलेट करना है तो कैसे कर सकता है? सिर्फ यही तो ऑसिलेशन पॉसिबल इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हो। बड़ी आसान सी बात है कि नहीं? अब आपको टेंशन पता है स्ट्रिंग में कितना होगा, तो यहाँ mg लग रहा है 90, तो यहाँ टेंशन लग रहा होगा t, तो t आपको मिल गया 90 न्यूटन। वेव की वेलोसिटी निकाल लेता हूं तो मैं म्यू भी निकल जाएगा, म्यू हो गया मास, ठीक है ना, अपॉन लेंथ, यानी आ गया 8 ग्राम पर मीटर, ठीक है ना। बस आप वेलोसिटी निकाल दो, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होती है, NV/2L, NV/2L। n कितना है तो आप देख सकते हो साफ, ये कौन सा हार्मोनिक है, ये सेकेंड हार्मोनिक है, दो लूप बने हैं तो ये सेकेंड हार्मोनिक है, तो 2 इंटू वेलोसिटी हो गया √T बाय म्यू, ये हो गया 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर, बाय 2 इंटू लेंथ, ए से बी की आपको दी गई है 1.5 मीटर। तो इसे सॉल्व करने से ये लगभग आ जाता है 70.7 हर्ट्ज। क्लियर हुआ क्या? किसी को कोई डाउट इसमें? कोई समस्या? चलें अगले सवाल पे। चलो, T 180 होगा, अरे तो पाप हो गया भाई। T अगर 180 होगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। प्रभु एक बात बताओ, अगर ये ऐसे पत्थर लटके हुए हैं तो पत्थर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? मूव करेंगे कि रेस्ट पे रहेंगे? दोनों तरफ 9-9 किलो का पत्थर लटकाया है, पत्थर मूव करेंगे या रेस्ट पे रहेंगे? रेस्ट पे रहेंगे। अगर ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे और 9 kg पे नीचे mg 90 लग रहा है और ऊपर टेंशन रस्सी में आपने कर दिया अगर 180, तो क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे रह पाएगा? अरे बोलो, इतना बड़ा पाप करने के बाद कुछ तो बोलो। समझ आ गया होगा, आना भी चाहिए। ये इसको मैं काट देता हूँ, वरना कुछ लोग दुखी हो जाएंगे, क्या हो गया ये। चलिए, तो ये रहा हमारा सवाल इस बार। ये हमने वायर यूज किया है। वायर की दी गई है हमें डेंसिटी 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये जो डिस्टेंस है ये दी गई है 1 मीटर, ठीक है। और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, ये हमें बताया गया है 4.9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है ना। तो आपको बताना है फाइंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी that can sustain, that can sustain in the wire, यानी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्टैंडिंग वेव मैं कितनी बना सकता हूं इस वायर में, जहां यंग्स मॉड्यूलस दिया गया है 9 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये चले गए हम थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में।
चलो देख ले सॉल्यूशन। काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, क्या बात है। तो यंग्स मॉडुलस का यूज किस में आ जाएगा हमारे लिए, टेंशन निकालने के काम में आ सकता है, ठीक है ना। क्या दिया गया है ये देख लो। तो आपको पता है कि भाई यंग्स मॉडुलस जो होता है ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना। तो टेंशन मान लो टी है, तो टी बाय ए हो गया स्ट्रेस, याद करो चैप्टर, बाय स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाय एल। तो यहां से आप टी निकाल सकते हो, टी हो जाएगा वाई डेल्टा एल बाय एल, ठीक है ना, इंटू ए। वैल्यूज पुट कर देते हैं। टेंशन हो जाएगा 9 इंटू टेन इज टू पावर 10 इंटू डेल्टा एल 4.9 इंटू टेन इज टू पावर -4 इंटू एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मान लेता हूँ ए है हमारा, अपॉन लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ आपको 1 मीटर दी गई है, ठीक है। तो अब डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी मास बाय वॉल्यूम। समझ आ रही है बात। म्यू, मास पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है कि नहीं। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं सीधे सीधे से कि भाई म्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू ए, इसको हम यूज कर लेंगे। फॉर्मूले में पुट कर दो वेलोसिटी निकालने के लिए, अंडर रूट टी यानी 9 इंटू टेन इज टू पावर 10 इंटू 4.9 टू टेन इज टू पावर -4 इंटू ए बाय म्यू जो है डेंसिटी इंटू एरिया। तो ए से ए आपका कट जाएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास वेलोसिटी आ रही है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, v बाय 12, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो दोनों एंड्स पे बंधी हुई स्ट्रिंग में हम बना सकते हैं। तो सिंपली ये हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू एल, 1 मीटर है, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू टेन इज टू पावर 10 इंटू 4.9 इंटू टेन इज टू पावर -4 अपॉन डेंसिटी हमें क्या दी गई है, डेंसिटी दी गई है 9 इंटू टेन इज टू पावर 3। सिंपल कैलकुलेशन है, फ्रीक्वेंसी आएगी 35 हर्ट्ज। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट किसी को। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग vibrates in 4 loops with frequency 500 हर्ट्ज। तो आपको बताना है सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, और दूसरा आपको बताना है फ्रीक्वेंसी फॉर ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी फॉर ऑसिलेशन इन 6 लूप्स। 6 लूप में ऑसिलेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बताओ। तो इसमें ना बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ, बहुत क्वेश्चन आते हैं और सारे इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड रहते हैं। सिर्फ यही फॉर्मूले हैं, बहुत आसान आसान। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है,
इसमें आपको ये समझ जाना था कि भाई पूरे फोर लूप्स बन रहे हैं यानी स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे बंद ही होगी। पूरे फोर लूप्स बन रहे हैं तो दोनों एंड्स पे क्लोज होगी। दोनों एंड्स पे अगर क्लोज है इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोल दूं आपसे, जब एक लूप होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोल दूं एफ नॉट है, तो फोर लूप्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फोर लूप्स के लिए फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी 4f0 और उसकी वैल्यू दी गई है 500। एफ नॉट भी आपको मिल गया भाई कितना, 125 हर्ट्ज। और फिर आपसे बोला गया है 6 लूप्स के लिए, तो बहुत ही हलवा सवाल है। 6 इंटू 125 750 हर्ट्ज। इसमें किसी को कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई डाउट आता जाए तो बोलते जाना, ठीक है ना। स्ट्रिंग है, दोनों एंड्स पे बांधा गया है, टेंशन इसमें दिया गया है 4.5 इंटू 10⁻⁷ डायंस। 4.5 इंटू 10⁻⁷ डायन का आपको टेंशन दिया गया है। म्यू की वैल्यू दी गई है 0.05 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो तुम समझ गए होगे, मैं बुक से क्वेश्चन है ऑब्वियसली, ठीक है। तो लिखा गया है उसके बारे में, इट रेजोनेट्स विद फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज। the next higher frequency जिसपे की ऑसिलेट कर सकती है is 490 हर्ट्ज। तो आपको बतानी है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो हमें पता है ना स्टैंडिंग वेव हर फ्रीक्वेंसी पर नहीं बनती है, तो उन्होंने वही बताया कि भाई स्टैंडिंग वेव बन रही थी 420 हर्ट्ज पे, और फिर अगली जो बनी है वो सीधी 490 हर्ट्ज पे बनी है। तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी। डाइन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करें, अरे तो इसके लिए बहुत आसान चीज है। जैसे आपको पता है ना कि देखो न्यूटन, न्यूटन में क्या करते हैं हम, न्यूटन किसको बोलते हो आप, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप बोलते हो न्यूटन। तो सीजीएस यूनिट हो जाती है डाइन फोर्स की, तो वो हो जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इसे यूज कर लो। चलो भाई, प्रीति का भी सही है, कर देता हूं मैं। क्या आ जाएगा, हम्म तो सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि भाई मान लेते हैं nth हार्मोनिक है, इसमें तो सारे हार्मोनिक मिलने वाले हैं, दोनों एंड पे बंधी हुई है। nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है मान लो 420 हर्ट्ज। तो अगला जो हार्मोनिक होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, n+1th हार्मोनिक होगा, है कि नहीं। उसकी फ्रीक्वेंसी है 490 हर्ट्ज। अच्छा nth हार्मोनिक यानी nf0, फंडामेंटल का nth मल्टीपल, n+1th हार्मोनिक यानी n+1th मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। अरे है कि नहीं। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे देखो f0 मिल गया कितना, 70 हर्ट्ज, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 70 हर्ट्ज। और जो दोनों एंड पे बंधी होती है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/12, है कि नहीं। बस इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो सीधे सीधे से मैं कह सकता हूं कि L की जो वैल्यू है वो है v/2f0। v होता है √T टेंशन, तो टेंशन हमें दिया गया है क्वेश्चन में 4.5 इंटू 10⁻⁷ डायंस, ठीक है ना। 4.5 तो मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा 10⁻⁷ डायंस, क्यों, क्योंकि म्यू भी मुझे सीजीएस यूनिट में ही दिया गया है, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यूनिट अपने आप कट जाएंगी 0.05, है कि नहीं।
इंटू 1/2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज आ ही चुकी है। इसे सॉल्व करने से ही हमें 2.14 मीटर आंसर दे देता है। समझ आया? 2.14 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? एक सेकंड रुको जरा, तब तक देखो। हाँ ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, तो अब क्या होता है, एक बार क्वेश्चन जो है मेंस में पूछा गया है, तो मेंस में आदत है जनरली वो कुछ ऐसा टर्म दे देते हैं जो हमने सुना ना हो। कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ लेते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं। तो वैसी एक टर्म थी मेल्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो सुनने से ऐसा लगेगा कि अरे अब कुछ नई थ्योरी आने वाली है, एक नया एक्सपेरिमेंट आ रहा है। था वैसा कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल सा था। एक एंड पे तो क्या कर रखा था आपने, इस तरह से एक ट्यूनिंग फॉर्क ले रखी है मान लो, और यहीं से स्ट्रिंग बांध दी थी, ठीक है ना। उसे मैं अलग कलर से बना देता हूं। इस तरह से स्ट्रिंग बांध दी थी, जो कि एक पुली से लग कर, और यहां पे एक पेन होता है बेसिकली, मैंने तो यहाँ पे ब्लॉक बना दिया है, पर एक पेन जैसा होता है जिसमें आप पत्थर, अलग अलग वजन के पत्थर नहीं, वेट्स बोलना चाहिए, तो अलग अलग वजन के जो वेट्स होते हैं उनको रख सकते हो, ठीक है ना। और पूरा सेटअप जो है वो आपकी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। बेटा किसी का कैमरा चालू हो गया है। इस तरह से तो आप क्या करते हो, आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को ऑसिलेट करते हो तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आती है। अरे कैमरा चालू है, बंद करो अपना भाई, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में खास बात क्या है, कुछ नहीं, बस इसका नाम याद रखना है आपको। आपको क्वेश्चन में वो इस ब्लॉक का वेट दे देंगे, वो किस काम आएगा, वो टेंशन निकालने के काम आएगा। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन आप उसकी मदद से निकाल सकते हो, और वही टेंशन क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग के अंदर होगा। स्ट्रिंग कैसी है, एक एंड पे कनेक्टेड या बोथ एंड पे कनेक्टेड है, तो याद रखना है कि स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, एक एंड पे फिक्स है, बोथ एंड्स पे फिक्स है, एट बोथ एंड्स। दिख रहा है ना। तो इसमें अलग अलग तरीके से वेव्स बन सकती हैं, इस तरह से स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है कई बार इसकी मदद से, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। चलो देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। तो वही क्वेश्चन है, इन मेल्ट्स एक्सपेरिमेंट it is found that string vibrates string vibrates in three loops. String vibrates in three loops when 8 gram is placed in pan. जब आपने पैन में 8 ग्राम का पत्थर रखा तो 3 लूप में ऑसिलेट करता है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है व्हाट मास should be placed in the pan for string to vibrate with 5 loops. तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मेन चीज है बस ये टर्म यूज कर लिया है यहाँ पे हमने। बताओ।
चलो देख लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई पहले बोला गया है इट इज फाउंड दैट द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स। पहले वो 3 लूप्स में ऑसिलेट करती है एंड देन व्हेन 8 ग्राम इज प्लेस्ड, और जब आप कितना रखो उसके अंदर मास ताकि वो 5 लूप्स में ऑसिलेट करने लग जाए, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, है कि नहीं। तो उससे क्या होगा, आपका टेंशन ही तो चेंज होने वाला है। तो पहले की अगर मैं फ्रीक्वेंसी बोलूं, ठीक है ना, पहले की जो फ्रीक्वेंसी है तो वो तो क्या होगी 3 लूप्स के लिए, तो 3v/2l, है कि नहीं। और बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है 5v2। ये अगर v1 था, ये v2 बाय लेंथ तो सेम ही रहने वाली है 12। तो अगर मैं लेंथ को इक्वेट कर दूं सिंपली, तो मैं क्या कह सकता हूं, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3v1/f1, ये इक्वल हो जाना चाहिए 5v2/f2। अरे है कि नहीं, है ना। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी का क्या है, तो ये थर्ड हार्मोनिक है और ये फिफ्थ हार्मोनिक है, यानी f1 की वैल्यू तो क्या है 3f0 और f2 की वैल्यू क्या है 5f0, कह सकते हैं कि नहीं। यानी कि v इनका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एक सेकेंड पे ध्यान देना था, ठीक है। तो क्योंकि एक ही ट्यूनिंग फॉर्क आपने स्टार्टिंग में लगा रखी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हमें क्या कर देना है, सेम कर देना है। फ्रीक्वेंसी इन बोथ केसेस मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। यानी अगर मैं बोलूं कि जब 3 लूप में ऑसिलेट कर रहा है यानी 3v1/2l, ये इक्वल होना चाहिए जब फिफ्थ 5 लूप्स में ऑसिलेट कर रहा है तो 5v2/2l। स्पीड बदलने की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या रह जाती है, सेम रह जाती है। यानी 3 इंटू अंडर रूट T1 बाय म्यू, ये इक्वल होना चाहिए 5 इंटू अंडर रूट T2 बाय म्यू। तो 3 इंटू अंडर रूट, पहले आपने मास 8 ग्राम लगा रखा है, ठीक है ना, तो टेंशन कितना हो जाएगा 8g, और 5 इंटू अंडर रूट mg। यहां से हम m कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो m जो हमें मिल जाता है वो मिल जाता है कुछ, कितना मिल रहा है ग्राम में अगर हम निकाल दें, हाँ तो ये रहा 3√8/5, ये आपको मास मिल जाएगा ग्राम्स। समझ आया, अरे ठीक है ना। चलो क्लियर है। मैंने क्या किया, आपको एक चीज ध्यान रखनी थी जो मैं वहां पे नहीं लिखा हूं, या लिख भी देता हूं मैं, दैट ऑन चेंजिंग मास frequency of oscillation must remain same। तो क्योंकि हमारा ऑसिलेटर फिक्स है, हमारा जो ऑसिलेटर है वो फिक्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फिक्स है, तो मास चेंज करने से आप सिर्फ क्या चेंज करते हो, टेंशन चेंज करते हो, पर ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मेल्ट्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मेल्ट्स एक्सपेरिमेंट है जिसमें टेंशन, when tension of 100 gram mass is used, ठीक है ना। या एक सेकेंड, सेम ही क्वेश्चन एक और कॉन्सेप्ट पे रहता है, पहले वो पढ़ लेते हैं। सेम ही चीज करनी होती है हमें ऐसी, ठीक है ना, वो पहले पढ़ लेते हैं। तो अगली चीज है भाई अपनी सोनोमीटर। तो ये भी क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी आप स्टैंडिंग वेव फॉर्म करते हो। अंतर क्या है सोनोमीटर और इसमें,
अंतर यह है कि यहाँ पे आपने एक ऑसिलेटर यूज किया था, ठीक है ना, और जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो आपने क्या रखी थी, फिक्स रखी थी, ठीक है। सोनोमीटर क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। यानी कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसमें आप पल्स जनरेट कर रहे हो, तो उस पल्स की स्पीड कितनी हो सकती है उस स्ट्रिंग के अंदर, हमें ये कैलकुलेट करके बताना है। तो इसके लिए हम सोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब यूज कैसे किया जाता है ये देखो, उसके लिए एक एंड को क्लैंप रखा जाता है, ठीक है, और दूसरे एंड को सिमिलर वे में पुली से कनेक्ट किया जाता है और वहां से एक लोड लटका दिया जाता है। तो ये तो सेम ही चीज है, एकदम सेम चीज है, पर वहां पे भी हमने लेंथ कांस्टेंट रखी थी। यहाँ पे मैं आपसे बोला कि लेंथ को आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, और वो हम कैसे बदल पाते हैं, ये टेबल होती है हमारे पास और इस तरह से दो वेज होते हैं हमारे पास, ये हैं आपके मूवेबल वेज। मूवेबल वेज यानी इन्हें आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्लाइड कर सकते हो। बात समझ आई क्या, बात समझ आ रही है। तो ये भी कैसा काम करेंगे, हमेशा जो पॉइंट्स वेज के जस्ट ऊपर लाई करते हैं वो पॉइंट्स हमेशा ही नोड का काम करते हैं, क्योंकि वो तो ऑसिलेट कर नहीं सकते ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो वो कैसा काम करते हैं, वो नोड वाला काम करते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इसके अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखी। सबसे पहले मैंने मान लो कि मैंने इन क्लैंप्स को L1 सेपरेशन पे रखा, तो L1 हो गया आपका इनिशियल सेपरेशन बिटवीन क्लैंप्स, ठीक है ना। और आपने क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क मार के अपने स्ट्रिंग को वाइब्रेशन में ला दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं F1 फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, स्टैंडिंग वेव बन गई F1 फ्रीक्वेंसी की। समझ आई ना बात। इसे अगर मैं वेज 1 बोल दूं, इसे मैं वेज 2 बोल दूं, तो अब आप क्या करते हो, नाउ W2 इज डिस्प्लेस्ड। आप W2 को डिस्प्लेस करना शुरू करते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपने देखो वेव इनके बीच में बनाई थी, तो ऑब्वियसली सारी एनर्जी तो इन्हीं के बीच में कन्फाइन रहने वाली थी, दोनों वेज के बीच में। लेकिन अब आपने क्या किया, दूसरे वेज को स्लाइड करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा, टेंशन तो सेम है, म्यू भी सेम है, यानी वेव की वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाओगे, क्या जरूरी है कि हमेशा स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो, नहीं, उसकी तो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है एक स्ट्रिंग के लिए, हमें पता है ना। तो जैसे जैसे हम लेंथ चेंज करेंगे, क्या होती रहेगी, स्टैंडिंग वेव आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक पर्टिकुलर लेंथ आएगी दोबारा जब वापस से स्टैंडिंग वेव बन सकती होगी, और ऐसा कब होगा, जब सेम फ्रीक्वेंसी वापस से मिल रही होगी। बात समझने की कोशिश करो। आपने यहां से कोई ट्यूनिंग फॉर्क लिया था, उसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, ठीक है ना, मैं इसे बोल देता हूं F0, तो ये फ्रीक्वेंसी फिक्स है। आपने इसमें मारा और मान लो कि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गई। अब जैसे ही मैं वेज W2 को स्लाइड करूंगा, क्या जरूरी है अभी स्टैंडिंग वेव फॉर्म रहे, नहीं, ऑब्वियसली आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। जैसे ही आप लेंथ को चेंज करोगे, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं होगी, बस। अब वही चीज है, जैसे जैसे आप इसे स्लाइड करते जाओगे, देखोगे कि कोई ऑसिलेशन नहीं दिखेगा आपको स्ट्रिंग में, और एक समय आएगा जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुंच के वापस से स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाएगी। L2 डिस्टेंस पे पहुंच के, L2 में कह देता हूं फाइनल सेपरेशन बिटवीन क्लैंप्स फॉर स्टैंडिंग वेव्स टू फॉर्म अगेन। दोबारा से स्टैंडिंग वेव जब बनी, तो उनके बीच में सेपरेशन क्या था, L2 था। जरूरी नहीं कि उतने ही नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हो, अलग नंबर ऑफ लूप्स भी बन सकते हैं। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जाती है, क्या, कि पहले इस लेंथ पे स्टैंडिंग वेव बनी थी। समझ आई ना बात। जैसे यहां पे मान लो कि 3 लूप बन रहे थे, 3 लूप बन रहे थे, तो अब जैसे ही आप इसको थोड़ा सा बढ़ाते हो, अगर 3.5 लूप बन पा रहे होंगे तो क्या बनेंगे, नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पे नोड बनाना है। तो उसकी अगली फ्रीक्वेंसी जो आई होगी, अगर मैं बोलूं इफ n लूप्स फॉर L1, देन n+1 लूप्स फॉर L2।
अरे पहले 3 से ऑसिलेट कर रहा था, तो उससे ज्यादा कितने लूप बन सकते हैं? ऑब्वियसली उससे ज्यादा कितने लूप बन सकते हैं? 4 लूप बन सकते हैं। अगर 4 में शुरुआत में ऑसिलेट कर रहा था, तो उससे ज्यादा कितने बन सकते हैं? उससे ज्यादा 5 लूप बन सकते हैं। तो हमेशा स्टैंडिंग वेव जब भी फॉर्म होगी, क्योंकि क्लैंप्स पे हमेशा नोड ही बनने चाहिए, तो जितने भी लूप्स पहले बन रहे होंगे, अगली बार जब स्टैंडिंग वेव बनेगी तो उससे एक लूप क्या हो रहा होगा? ज्यादा बन रहा होगा। तो एक लूप बढ़ाने से कितनी लेंथ बढ़ती है, ये आप देख सकते हो। L2 माइनस L1, अगर मैं ये बोलूं कि एक लूप बढ़ा है, तो लैम्डा बाय 2 से आपकी क्या हुई होगी? लेंथ बढ़ गई होगी। समझ आई कि नहीं ये बात? तो यहां से लैम्डा आपको मिल जाएगा कि वो होता है 2L2 माइनस L1। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज L2 और L1 ही है। ये वो लेंथ है, वो कॉन्जिक्यूटिव लेंथ है, जिन पे की स्टैंडिंग वेव सस्टेन कर पा रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो जा रही। अब बस आपको क्या चाहिए था? वेव की स्पीड। तो v आपको पता है क्या होता है? एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमें पता ही है ट्यूनिंग फॉर्क की जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो हो गया हमारा f, और लैम्डा आपको मिल ही चुका है 2L2 माइनस L1। इस फॉर्मूले से आप यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अरे समझ आया कि नहीं? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? बेझिझक पूछिए, कोई डाउट है तो। एक सवाल कर लेते हैं, ताकि अगर डाउट होगा तो उसके बाद पूछ लेना। बाकी फिर और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा, आपका सोनोमीटर वायर है, सोनोमीटर वायर है, जिसकी लेंथ आपकी 1.5 मीटर है, ठीक है ना? बिटवीन ब्रिजेस, ब्रिज उन्हीं को बोलते हैं जिनको मैं क्लैंप बोल रहा था, ठीक है? इट वाइब्रेट्स इन सेकेंड हार्मोनिक with frequency 256 हर्ट्ज, ठीक है ना? समझ आ रही है बात? तो आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, इज द स्पीड ऑफ वेव। तो इसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, ये पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, ठीक है ना? इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है आसानी से। बता दो इसका तो आंसर, इसका तो मैं ही बता दूं फटाफट, टाइम ना वेस्ट करें। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, डायरेक्टली आपको दे दिया है। अरे भाई, लेंथ दी है आपको, हार्मोनिक बता दिया है, फ्रीक्वेंसी बता दी है, वेव स्पीड पूछी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? NV/2L। तो 256 ये होना चाहिए सेकेंड हार्मोनिक। V आपसे पूछा है 2 × 1.5, हलवा सवाल था, जबरदस्ती दे दिया गया था। तो V हो गया हमारे पास कितना? 256 × 3/2। एक ढंग का कर लेते हैं, 1 मिनट बाकी है, पर एक सवाल तो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है सोनोमीटर वायर, ठीक है ना? जिसके अंदर सबसे पहले ब्रिज सेपरेशन आपको दिया गया है, ब्रिज सेपरेशन 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो इस केस में क्या हुआ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिखी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर मास m, जो लोड हमने लटकाया था वो कैपिटल M था, ठीक है ना? अब बोला जा रहा है इफ m इज सबमर्ज्ड इन वाटर, if m is submerged in water to produce same frequency, to produce same frequency, separation is changed by 5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ हैंगिंग मास, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, चलो होमवर्क दे देते हैं, कोई बात नहीं, आराम से घर पे ट्राई करना सोच समझ के। तो यहाँ जो मास हम यूज करते थे वो कैपिटल M है, लोड के लिए जो हमने यूज किया। और ब्रिज के बीच का जो सेपरेशन था, यानी दो वेज के बीच का जो सेपरेशन था, वो हमने लिया था कैपिटल M। समझ आ रही है बात?
तो वो अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहा था, ऐसा देखा गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, एक लूप बन रहा था, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, उस पत्थर को पानी में डुबा दिया, तो क्या लगा होगा, बायएंट फोर्स लगा होगा, उसकी वजह से टेंशन बदला होगा। तो अब सेम फ्रीक्वेंसी तो रह नहीं सकती अनलेस आप लेंथ को चेंज करो। तो उन्होंने लेंथ को 5 सेंटीमीटर से चेंज किया। आपको सोचना है बढ़ाया गया होगा या घटाया गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब यही बताना है कि डेंसिटी ऑफ हैंगिंग मास क्या थी, जो पत्थर लटक रहा था उसकी डेंसिटी क्या थी। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? अरे हाँ है ना तो बोलो, सवाल क्लियर है कि नहीं। आराम से कर लेना टाइम लेके, ठीक है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर आगे।